अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर का वक्त खत्म होने के बाद कशीदगी फिर बढ़ने का खदशा पैदा हो गया था, जिसको फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की बर वक्त मुदाखलत ने बड़ी जंग को रोक दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था ईरानी क़यादत के मुतफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का कहना है कुछ इशारे मिले हैं कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करके अमरीका अमन को रास्ता देगा। ईरानी क़यादत का कहना है ट्रंप मुज़ाकराती टेबल पर सरेंडर टेबल में तब्दील करना चाहते हैं। क्या ट्रंप की फतह करार पाने की ख्वाहिश पूरी होगी और सीज़ फायर में तोसी के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी होगी? पाकिस्तान ने दोबारा ईरान और अमरीका को मुज़ाकराती टेबल पर बिठाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। क्या ईरान और अमरीका के दरमियान बर्फ पिघलेगी? क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा टलेगा? सवालात बहुत से, इनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, उनके साथ साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे अब्दुल्ला गुल साहब से। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब एक दफ़ा फिर से सीज़ फायर को एक्सटेंड किया गया है, क्या देखते हैं, क्या चल रहा है पसे पर्दा, हकीकतें क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक ताल्लुक है पसे पर्दा, मेरे ख्याल में अब आसाब की जंग शुरू हो चुकी है। हथियारों की जंग फिलहाल रुकी हुई है और मुझे ये रुकी हुई ही नजर आती है। मैं ये समझता हूं कि ये मुज़ाकरात जिस तरह से ट्रंप साहब ने अभी कहा है कि जी ये जुमे को दोबारा से शुरू हो सकते हैं, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। इस्माइल बकाई साहब जो तर्जुमान है वजारत खारजा के, उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो जब तक के आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर हमारे खिलाफ बंदिश रहेगी तब तक हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बनना चाहते हैं लेकिन हम जो है वो धमकियों के साए में और जो एक जंगी कैफियत है उसके साए में हम किसी सूरत कोई मुज़ाकरात कबूल नहीं करेंगे। और ये बात ईरान ने साबित की। इन्होंने उनका एक जहाज पकड़ लिया और उसके ऊपर इल्जाम लगाया। देखें, दो चीजों पे अमेरिकन चल रहे हैं जो इस टाइम पे व्हाइट हाउस की जानिब से, एक इल्जाम और एक धमकी। फिलहाल ये दोनों कारगर नहीं साबित हो रहे, इसलिए उनको अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की जरूरत है। बेहतर यह है कि मार्को रूबियो साहब को वो अपना काम करने दें, उनके काम के अंदर मुदाखलत ना करें। देखें, दुनिया के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब भी आप कोई ट्वीट करते हैं या आप कोई इस किस्म का सोशल मीडिया पे पैगाम जारी करते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक स्टाफ मौजूद होता है जो उसकी लीगल, उसकी पॉलिटिकल लैंग्वेज को, उसकी डिप्लोमेटिकल लैंग्वेज को समझता है और उसके बाद नोक पलक दुरुस्त करके माजी के ट्वीट्स के साथ मुताबिकत रखते हुए उसको फिर आगे लेके चलता है। लेकिन यहाँ जो मेरे ख्याल में 37 दिन में 24 घंटे होते हैं और ट्रंप साहब 37 के करीब ट्वीट भी कर देते होते हैं। और अब इसका इजहार तो खुद ब्राजील के सदर भी कर रहे हैं। अभी परसों उन्होंने जो कहा कि धमकी से सुबह होती है, धमकी से रात होती है, तो ये हो क्या रहा है? अब जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जब तक बंदिश रहेगी, ईरान के ऊपर तकरीबन 3600 डिफरेंट किस्म की सैंक्शन लगाई हुई हैं और तेल उनका वाहिद एक जरिया मुआश था जो कि उनसे थोड़ा बहुत जो हासिल कर लेते थे। अब उसके ऊपर भी जब वो बंदिश लगाएंगे तो ईरान तंग आमद बजंग आमद के ऊपर होगा। और जो अभी गैर मुसद्दका इतलात हैं कि 15 नॉटिकल माइल दूर से ईरान ने 2 अमेरिकन वेसल्स जो हैं, एक का तो नाम भी उन्होंने बताया है, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, उसको उन्होंने पकड़ लिया है। तो एक के बदले में 2, तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि अगर आप किसी की लाइफ लाइन के ऊपर पैर रखेंगे तो फिर वो चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन सर, एक और जो चीज मैं जरा थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इस चीज को देखना चाहूं तो जिस तरह से ट्रंप साहब की जो एक के बाद एक और मैसेज आ जाता है ट्रुथ सोशल पर, और जिस तरह से इन्होंने बार बार मैसेजेस करेंगे, अब ये करने लगे हैं, अब वो करने लगे हैं, हम ये कर देंगे, और उसके बाद फिर एक सीज फायर का भी फिर उनका आ जाता है कि जनाब ये भी कर ली। और फिर हमने वो भी देखा कि जहां पर उनका आया कि जनाब ये जो यूरेनियम है ये हमने बॉम्ब फेंक दिए
थे और उसकी वजह से बहुत नीचे जा चुकी। तो इसका मतलब यह है कि अब जो सदर ट्रंप हैं वो अपनी पोजीशन से पीछे जाना शुरू हो गए। देखिए वो गिरगिट तो वैसे ही बेचारी बदनाम है कि वो रंग बदलती है। बाकी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीजें मौजूद हैं जो मिनट मिनट अपने रंग बदलते हैं। अभी जो जहां तक न्यूक्लियर डस्ट की बात है, पहली बात यह है कि आईएईए के मुताबिक ऐसा कोई ताबकारी वहां ना फैली है और ना ईरान के पास वेपन ग्रेड का कोई ऐसा मौजूद है। और ये बात मेरे ख्याल में जिसका काम उसको साझे आईएईए, बकायदा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इस काम के लिए मुख्तिस है और उसी की बात को मुस्तनद समझना चाहिए। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को मेरे ख्याल में ट्रंप साहब सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो होने नहीं वाले, क्योंकि उनका तमाम डोमेस्टिक मीडिया ट्रंप साहब की पॉलिसी को जो है वो समझ चुका है और नुक्ताचीनी कर रहा है। 73% लोग इस टाइम पे जंग के खिलाफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ राय रखते हैं। मिड टर्म इलेक्शन उनके सर पे खड़े में है और इस टाइम पे सबसे ज्यादा खसारे का बजट बनने उनका जा रहा है, जो कि पहले नहीं था। इसका मतलब यह है कि जो दुनिया के अंदर मुआशी मुश्किलात पैदा हो रही हैं और जिसका अभी अजाला करने के लिए 30 ममालिक ने यूरोप के अंदर इकट्ठ किया करने जा, तो उसके अंदर क्या नतीजा निकल रहा है देखें। इसका मतलब वादे है कि जितना डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मामले के अंदर देखें रंग में ना भंग डालने की कोशिश करें, मामला तय थे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान ने एक सुपीरियर किरदार अदा किया और आज भी कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि इस हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह कोई मस्बत सिलसिला नजर आ जाएगा। लेकिन अब ये जो आसाब की जंग है इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को सर, ये आसाब की जंग आपने यकीनी तौर पर सारी इस एक अच्छा जो है यहाँ पर एक इसको एक लफ्ज दे दिया, आसाब की जो जंग है। सर ये कौन जीत रहा है? क्योंकि जहां पर हम देखते हैं ईरान की जानिब से तो कोई ऐसा बयान नहीं आता, उनका एक जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद कोई इक्का दुक्का स्टेटमेंट, वो भी शायद इन्हीं के एक रिबटल में आ जाता है। तो ट्रंप साहब तो बार बार उसके ऊपर जो है वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स दागते हैं, ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम जो है वो देते हैं। तो ये आसाब की जंग भी क्या ईरान नहीं जीत रहा? देखिए ये जो एक मुहावरा है, चोर मचाए शोर, और मेरे ख्याल में इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और साथ ही साथ आप देखें कि कौन है जिसके पास घड़ी है। घड़ी अमेरिका देख रहा है बार बार और वक्त ईरान के पास है। कोई बात नहीं, वो इंतजार कर लेंगे, उनकी एक बहुत बड़ी सकाफत है, वो पुरानी हिस्ट्री है। मजे की बात यह है सलमान साहब कि आप अगर गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका में मुजाहरे उनकी हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं, लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, साबिक फौजी जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को निकाला जा रहा है। और दूसरी जानिब ईरान के अंदर जिसके ऊपर बम पड़े, जिसके ऊपर तबाही और बर्बादी फेर दी गई, आज उसकी आवाम उसके लिए खड़ी हुई है और उसकी हुकूमत के सफर ये वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा। नाउ लूजर्स कांट बी चूजर। मेरे वालिद जनरल हमीदुर रहमतुल्लाह ये कहा करते थे कि लूजर्स कांट बी चूजर्स। जब आदमी लूज कर रहा हो तो फिर वो चूज नहीं कर सकता। इसलिए ये असाब की जंग ईरान जीत चुका है, ये नहीं है कि जीत रहा है। अब सिर्फ ये है कि बेस्ट डील लोग लेना चाह रहे हैं दोनों तरफ, और पाकिस्तान का ये काम है कि सालिस के तौर पर अपने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर लेके आए, रियलिटी को सामने रख के। जो अरब दुनिया है मेरे ख्याल में उनका जो सैचुरेशन पॉइंट है ऑलरेडी वो शायद क्रॉस हो चुका है। इस टाइम पे जो अरब दुनिया के अंदर एक बहरान आया हुआ है वो इतना शदीद है कि ये जंग रुक भी जाएगी तो ये बहरान खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये आप लिख लें मेरी बात को। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि ईरान के पास अगर एक मिसाइल और एक जो उनके पास ड्रोन रह गयाएगा तो आबनाए हुर्मुज तो उन्हीं के कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करने के लिए तैयार नहीं होगी जो बहरी जहाजों के लिए। और आबनाए हुर्मुज का आलम यह है कि आबनाए हुर्मुज तो अमेरिका ने प्लेट में रख के ईरान को खुद पकड़ाई, क्योंकि इससे पहले उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये आबनाए हुर्मुज 100 एटम बम के बराबर काम करेगी। लेकिन अब उनको ये पता चल चुका है, अमेरिका तो आज है कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, 20 साल बाद अफगानिस्तान से चला गया था ना, चला जाएगा। फिर किसके कंट्रोल में होगी? यूएई के कंट्रोल में होगी आबनाए हुर्मुज, या आपके ख्याल में बहरीन के कंट्रोल में होगी? तो भाईजान
जिसका रकबा, वो आपने उर्दू की मिसाल सुनी होगी, हिस्सा बकदरे जुस्सा। जुस्सा, तो बिल्कुल। जिसके पास जगह है, जिसके साहिल बड़ा है, जिसकी नेवल ताकत है, जिसने साबित किया। अभी देखिए ना, वो तो ये कहते हैं कि हमने तो अमेरिका जो है वो एक तरफ मज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ उनके जहाज़ों को पकड़ता है, उनके लोगों को यरगमाल बनाता है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? और अगर ईरान जो है, अगर अमेरिका की डोमेस्टिक ऑडियंस है, तो क्या ईरान की कोई डोमेस्टिक ऑडियंस नहीं है? यानी कि वही वाली बात है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। तो ये तो नहीं हो सकता। आपको तो ये मानना पड़ेगा कि ये, देखिए सारा मसला जो है ना वो एक ही है। आप जो है ना कोई इसके अंदर किरदार अदा करें, जो आप मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं। आप वहां हमारे कुछ जो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, उनको ये पैगाम दें कि आप सिर्फ 2 घंटे के लिए व्हाइट हाउस का इंटरनेट बंद कर दें। वो अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा ना, तो आप यकीन माने कि मायदा हो जाएगा, फायदा हो दुनिया जाएगा, सुकून में आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक। आपसे इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, अब यकीनी तौर पर अब सारा जो एक मंजरनामा है, आपने इसकी एक बेहतरीन तरीके से हमें दिखाया और बताया कि किस तरह सारी सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन सर, यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी देखते हैं कि जब आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया जाता है, नाकाबंदी की जाती है अमेरिका की जानिब से, तो सर उसके बाद फिर एक जो है हम हालत देखते हैं कि खुद से एक्सटेंड किया जाता है सीज फायर को। तो सर ये असल में चीज़ें क्या चाह रहे हैं? अमेरिका सिर्फ इसकी वजह से दबाव बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन यूं लगता है कि अब खुद अमेरिका पर ही दबाव बढ़ता जा रहा है। में ये सारे हैज़ार्ड फैसले हैं, जल्दी में किए गए अमेरिका की जानिब से फैसले हैं, वेल कैलकुलेटेड नहीं है। इनके मुख्तलिफ प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे गए, इन पे वॉर गेम्स नहीं की गई, और जल्दबाजी के फैसले इसीलिए शैतान के कहा जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेप्थ नहीं हुआ करती। अभी आप ये देखिए कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जंग तो वो 48 घंटे में जीतने आए थे, अहदाफ हासिल करने गए थे, लेकिन नतीजा जो है वो उनके बरक्स निकला। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सेल्फ फेलियर है, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया कि इसके कितने भयानक मुआशी और इलाकाई नताइज निकलेंगे। हाउएवर, अब जो इसके अंदर जो ब्लॉकेड उन्होंने किया है, ईरान ये कहता है, इस्माइल बकाई साहब जो तर्जुमान हैं, वो ये कहते हैं कि जी जब तक आप ब्लॉकेड नहीं खोलेंगे, हमारे ऊपर पहले ही सैंक्शंस लगी हुई हैं, हमारा जो तेल से बेच के हम कोई किरदार अता करते थे वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर वो जंग करने पे आमादा हो जाएंगे। दूसरी जानिब ईरान की भी हालात कोई अच्छे नहीं है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं, वहां मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो एक कौम है, दे हैव शोन द विल टू रेजिस्ट, वो खड़े हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के लिए तो चले वहां मौजूद होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन क्या जो खलीजी मुमालिक हैं वो इसके मुतहम्मल हो सकते हैं? क्या खलीज के अंदर जहां एक खुराक का बहरान मुंह फाड़े खड़ा है और 85% खुराक समुद्री रास्ते से उनके आया करती थी, वो तो वहां आ नहीं रही। तो ये अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल इस हवाले से मैं आपके साथ दोबारा भी बात करूंगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं चाहता हूं कि उनको भी प्रोग्राम में इन कर लें और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सर, अभी जो मामला बने हैं, एक दफा फिर से सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है, यही गुफ्तगू कर रहे थे अब्दुल्ला गुल साहब से भी हम, कि जो चीजें जो है जंग में ना जीत सका अमेरिका, वो इस वक्त ईरान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ हल्का सा भी आगे पीछे होता नजर नहीं आता। यूं लगता है कि बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स वो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनका जो एक दुश्मन है, यकीनी तौर पर अमेरिका उनके सामने खड़ा है, तो वो अमेरिका को देखकर शायद सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जी सर। देखिए, बात यह है कि अमेरिका, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला गुल की बात, कि बिल्कुल नहीं जीत सका। सेकंड, अगर वो ये मुआहदा भी कर लेते हैं और वो अमेरिकन पब्लिक को जाके क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी चीज अपने ये स्लोगन, इलेक्शन स्लोगन में लगाएंगे कि मैंने देखें ये कर दिया जिसकी वजह से आप मुझे वोट दें। दैट इज व्हाट आई वांट टू से।
इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा काम करके जाएं जिसकी वजह से उनको अगले इलेक्शन में जो सेनेट का और ये कांग्रेस का और है वहां पर फायदा हो। सो इसलिए वो एक तो मसल फ्लैक्सिंग कर रहे हैं, पोस्टरिंग कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं मसल फ्लैक्सिंग कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तो वो डेफिनेटली चाहते हैं ही कैन नॉट अफोर्ड अनदर वॉर, क्योंकि जो उन्होंने कर लिया, जितनी लड़ाई की, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, बट ही कुड नॉट अचीव द वॉर ऑब्जेक्टिव। इसकी वजह से अब वक्त आ गया है कि आप ये देख लें कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ये जो 2 दिन की स्टेटमेंट हुई थी, इसमें आपका ये हमारे ये तो नहीं है कि वो चुप करके बैठे होंगे, वो ईरान की लीडरशिप से भी इन टच में है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी इन टच में है, दोनों से बात भी करेंगे। बल्कि आई वुड से इस टाइम ये स्टेलमेंट पीरियड जो है इसमें वो बड़े अच्छे तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे होंगे कि इसमें उन्होंने जो इरिटेंट्स होंगे, जहां पर कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा पॉइंट्स के ऊपर, उनको भी कन्वर्स किया होगा, ताकि जब ये फ्राइडे को बैठते हैं या सैटरडे को बैठते हैं तो उस वक्त तक तमाम जो इरिटेंट्स हैं वो खत्म हो गए हों, और फिर ये एक तकरीबन इस्लामाबाद जब आए तो एक ड्राफ्ट बने, उसको उसके बाद अप्रूव हो और फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाए। साथ ही साथ उससे पहले मुझे एक और भी बहुत उम्मीद है कि फ्राइडे से पहले हो सकता है कि कल थर्सडे को, और फील्ड मार्शल ने जरूर ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात भी की है कि आप नेवल ब्लॉकेट को खत्म कर दें। बिल्कुल ठीक। दिस इज द मेन इरिटेंट विद ईरान के साथ, और सर ईरान ने भी इस चीज का इशारा दिया, ये किया इसलिए कि जब ये खत्म करेंगे, इसका मतलब ये कि ईरान भी एक गुडविल जैसे वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का भी वो जो है ना वो ब्लॉकेट खत्म कर देगा, तो एक आमदोरफ्त भी शुरू हो जाएगी, साथ में माहौल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद बैठ के अच्छे माहौल में बातचीत होगी, साथ तो शिप्स एक दूसरे का पकड़ेंगे वो भी छोड़ दिए जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, ये करेंगे तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। और इसके लिए चाहे फ्राइडे को बात बैठ जाए, सैटरडे को बैठ जाए, लेकिन इस हफ्ते में मुझे बहुत उम्मीद है कि ये देखें, ये जो 4 दिन 5 दिन का पीरियड स्टेलमेंट का है, इसमें बहुत मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत डिस्कशन हुई होंगी फील्ड मार्शल की, ताकि इस पीरियड को उन्होंने ये जो एक आपस में डिसएग्रीमेंट है वो खत्म कर दिए होंगे, तभी फ्राइडे को बैठेंगे। इस दफा मेरे ख्याल में जब भी बैठेंगे फाइनल होगा, फाइनल अकॉर्ड होगा, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने, एक छोटे मुल्क ने, एक सुपर पावर का के साथ ईरान का जो 47 ईयर्स का एक तनाज़ा था वो खत्म कर दिया, उसके बाद एक दुनिया को तीसरी जालिम जंग से बचा लिया, तबाही के दहाने से वापस ले आए, और जो हमारे पीस कीपिंग पाकिस्तान का एक था मैसेज, अमन का पैगाम, एक हमने जो सफारतकारी अच्छी की है, दुनिया का फोकस पाकिस्तान के ऊपर है, सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान को जा रहा है, इतने डिग्निटीज आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। ये जो आइंदा हमें इससे डिविडेंड्स मिलेंगे ना पिछले 3 4 6 महीने में, वो आप रियलाइज करेंगे। खास तौर पे हमें, मेरे ख्याल में इवन ये जो ये अफगानिस्तान का इशू जो है, मुझे ये भी रिजॉल्व होता नजर आता है। और सेकंड, जो हमेशा अमेरिका पाकिस्तान को इंडिया के प्रिज्म से देखता था जी, अब दैट प्रिज्म इज गॉन, अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बल्कि इंडिया इज आउट टोटली हो गया है। तो ये जो प्रॉक्सीज को यूज करता है वो भी काफी आराम मिलेगा। तो ये चीजें हमें इनबिल्ड मिलेंगी, ये हमारी इस कामयाबी की वजह से, जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी की है कि इस इतने बड़े मसले को खुश उसलूबी से हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और जो चीज़ है जहां पर हम देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, कि चलें मान लेते हैं एक हद तक तो ईरान किसी हवाले से लचक दिखा देता है, लेकिन ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस हद तक लचक दिखा सकता है कि जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो और उसके लिए एक फेस सेविंग जो है वो हो सके? देखिए, बेसिकली अमेरिका के लिए है न्यूक्लियर। अगर वो ईरान ये कह देता है फाइनली कि ठीक है, मैं ये 460 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये सो कंपनी में रखवा देता हूँ सेफ्टी के लिए, मेरे ख्याल में ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि ईरानियंस आर नॉट रेडी टू डू दिस। लेकिन साथ ही साथ ये वो जरूर कहेगा कि मुझे जो एक अलाउड है 3.6% एनरिचमेंट यूरेनियम फॉर माई, इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए, मेडिकल के लिए, एनर्जी के लिए, और देखिए उसके बहुत एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, उनको भी चलाना है, उनको बंद थोड़ी कर देना, वो खराब थोड़ी करना, इलेक्ट्रिक क्राइसिस हो जाएंगे।
एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे। बिल्कुल वो देखें से कि जी आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंस्पेक्टर जो हैं, बेशक वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ रहे, मॉनिटरिंग करते रहे। When we say कि we not going to enrich more than 3.6, लेकिन सर एटॉमिक पावर होने के हवाले से हमने देखा था कि उनके सुप्रीम लीडर का फतवा भी था कि वो कहते हैं कि जो एक होगी डिस्ट्रक्शन जो है तमाम दुनिया के लिए वो काबिल कबूल नहीं है, ऐसे हथियार ही नहीं है। तो सर ये जब सारी सूरत हाल बनती हैं और फिर अगर मुज़ाकरात होते हैं कि चलें कोई हल निकल आए, तो जिस तरह से सैंक्शंस जो हैं अब वो भी इस सारे उसमें हमें नजर आती हैं सिलसिले में कि अगर वो हटती हैं तो सर एक मजबूत ईरान क्या इसराइल के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, इजराइल के लिए तो किसी हालत में काबिल कबूल नहीं है। इजराइल इसीलिए वो ये जो इसने नेवल ब्लॉकेट लगवाया, मेरे ख्याल में इजराइल ने लगवाया, शिप्स पे पड़ा इजराइल ने लगवाया, बिकॉज इजराइल इज स्पॉइलर। आप ये देख लें इजराइल का डिजाइन क्या है। इजराइल का डिजाइन है टू हैव अ ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल में ईरान डजंट फिगर आउट एनीवेयर। अगर ईरान इज अ पावर, ग्रेटर इजराइल डजंट बिकम रियलिटी। वेरी सिंपल। यही उसने कोशिश की थी कि जब ईरान को और मिडिल ईस्ट को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी, सेक्टरियन क्लैश कराने की कोशिश की थी, उस सूरत में भी बेनिफिशियरी वो था इजराइल का। इसलिए यहाँ पर आके प्रॉब्लम यही है कि आप अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है और उसके बाद बाकी चीजों में उसको ये गारंटी मिल जाती है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करेगा, और साथ ही साथ जाहिर है फिर ये भी गारंटी देंगे ईरान भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। मे बी यूनाइटेड नेशन गारंटी विच शुड मैटर। आई थिंक बाकी जगह चाहे 193 कंपनी चाहे नाम की है, 193 कंपनी ये मुल्क जो है वो इसको अलाउ करते हैं, हम गारंटी देते हैं, तो फिर शायद देखें उसको भी बेनिफिट बड़े मिल रहे हैं। सबसे बड़ा ये कि उसके एक तो उसको इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो जाएंगी, नंबर 2 उसके बाद ये फायदा हो रहा है कि उसको जो आपको गारंटी मिलेगी आइंदा के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल। नंबर 3 उनकी आवाम को देखिए कितना रिलीफ मिल रहा है। उनके स्टूडेंट बाहर जाके तालीम हासिल करेंगे, 101 बेनिफिट उनको मिल रहे हैं ट्रेड्स के हिसाब से। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सर डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। प्रोग्राम का जो एक तसलसल है उसी के अंदर आपसे ये सवाल ये करना चाहेंगे कि क्या ये सारी सूरत हाल है कि जहां पर हमें अमेरिका की जानिब से दावे नजर आते हैं कि हमने ईरान की सारी नेवी को समंदर के नीचे भेज दिया है, ईरान की जो एक हम पर अटैक करने की कैपेबिलिटीज थी उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ईरान बड़ा डट कर खड़ा है और एक बड़े तसलसल के साथ और एक बड़ी जो एक स्ट्रेटेजिकली पोजीशन लिए हुए अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है और इस सारे सिलसिले में आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिकन असेसमेंट थी ईरान की अस्करी ताकत की, वो शायद इतनी कंप्लीट नहीं थी जो उनको सचमुच उस कामयाबी तक पहुंचा देती कि आप ये समझते कि ईरान की जो सकत है वो खत्म हो। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो चीज अंडर एस्टिमेट की, एक ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं लेकिन सालों तक जंग लड़ी है। सो ईरान इराक का जो तजुर्बा था वो आप ईरान की हिस्ट्री से, तारीख से, उनकी अस्करी जो थिंकिंग है उससे नहीं निकाल सकते। जहां उन्होंने जेर जमीन जो है 1 नहीं 2 नहीं मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से जो है उनके पास जेर जमीन जो है बंकर्स मौजूद हैं, चीजें मौजूद हैं, हार्डन फैसिलिटीज हैं। फिर उसके अलावा जो उनकी ज्योग्राफी है, देखिए जब आप अस्करी हिकमत अमली पे बात करते हैं तो उसमें हर चीज हथियार नहीं होती। हर चीज ये नहीं होती कि आपने 11,000 बम मारे और वो टारगेट्स तक पहुंच गए। असल बात ये होती है कि आपने क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी की आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहली बात, क्या आप उनकी जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसको आप रोक सकते हैं कि नहीं। तीसरा ये कि क्या उनकी कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है उसको आप इस जगह पहुंचा सकते हैं कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो मफलूज हो जाए। तो जब आप इन तमाम चीजों का अहाता करते हैं तो आपको नजर आता है कि जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर और कुछ जो इससे भी ज्यादा जो है चाइनीज जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपके पास जो इंटरफेरेंस की कैपेसिटी है या उसको जैम करने की कैपेसिटी वो बहुत कम या नामुमकिन है। दूसरी तरफ जो ये कहना कि आप मिसाइल को ढूंढ लेंगे इस कबल अज वक्त यानी कि उसके लॉन्च होने से पहले, तो उसके लिए आपको ग्राउंड एसेट्स चाहिए और ग्राउंड एसेट्स आपको ऐसी जगह पर चाहिए जो मिलिट्री फैसिलिटीज के अंदर मौजूद हो, जो उस वक्त उस 5 मिनट में 2 मिनट के अंदर आपको विजिबली जो है बता सके। तो वो
मुमकिन नहीं है। तीसरा ये कि इस वक्त जो हार्डन फैसिलिटीज हैं उनकी, उन हार्डन फैसिलिटीज को अगर आप 24 आवर्स भी सैटेलाइट मॉनिटरिंग करते हैं तो उसके अंदर आपके पास रिएक्शन टाइम ही नहीं है कि आप ऑन ग्राउंड एसेट्स के साथ उनको रिएक्ट कर सकें। जो इंटरसेप्टर्स हैं वो 1 मिनट में 2 दफा इंटरसेप्ट जरूर करते हैं, लेकिन वो टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करते हैं। जितने भी अमेरिकन इंटरसेप्टर्स हैं, जो थैड में थे, जो आपको ग्रीन पाइन के अंदर या जो कुछ भी, उनमें से कोई भी ऐसा इंटरसेप्टर नहीं था जो उनको ये कर सकता। तो एक लिहाज से अमेरिका सही कह रहा है, उन्होंने तमाम टारगेट्स को एंगेज किया और डिस्ट्रॉय किया, लेकिन क्या वो उनकी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कैपेसिटी को इनवैलिडेट कर सके? नहीं। क्या उनकी अस्करी हिकमत अमल जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे थी उसको कर सके? नहीं। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं और ये वजह है कि ईरान जो है इस वक्त खड़ा है, और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उनके पास कैपेसिटी फॉर पेन भी है और कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड भी है। अच्छा मारी साहबा, एक और जो चीज़ है कि हम देखते हैं अमेरिकी सदर के जो बयानात, पहले कहते हैं कि जी हम तौसी नहीं करेंगे, धमकियों पे धमकियां, और उसके बाद एकदम से जो है वो फिर कह दिया जाता है कि हम जो है वो अब सीज फायर में तौसी कर रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल बनती है, इसमें हमें ये जो तीसरा एक दौर है मुज़ाकरात का, यूं लगता है कि वो कहीं दूर चला जाता है, कभी उनकी जानिब से धमकियां, फिर सीज फायर। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो तीसरा दौर है, क्या ये वाकई अब नतीजा खेज हो सकता है, और खासतौर पर ईरान अब जिस तरह से खड़ा है सारी पोजीशन में? इंशाल्लाह ताला जी ये एक अच्छी बुनियाद बनेगा। देखिए इस वक्त मसला ये है कि कोई भी अस्करी सतह के ऊपर इस जगह पे नहीं पहुंचा कि जहां वो एब्सोल्यूट विक्ट्री बता सके, ना ईरान ना अमेरिका। हकायक यही है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट फेज में जाते हैं तो दोनों की तरफ बहुत बड़ी तबाही है। तबाही दोनों कर सकते हैं, दोनों इस बात को जानते भी हैं, दोनों इसको सह भी सकते हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया इसको शायद एब्जॉर्ब ना कर सके। तो ये जो कलेक्टिव प्रेशर है वो इन दोनों के ऊपर है। तीसरी तरफ ये कि पाकिस्तान की जो रिलेंटलेस इस वक्त सफारतकारी है उसको दाद देना बहुत जरूरी है कि आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि जहां कम्युनिकेशन के अंदर ब्रेक आ जाए, क्योंकि जब कम्युनिकेशन में ब्रेक आ जाता है तो फिर जाहिर है आप जो है हार्ड लाइन तरफ जाते हैं, क्योंकि आप ये गलती नहीं करना चाहते कि आप बेखबरी में मारे गए। तो ऐसी सूरत हाल जब आप कम्युनिकेशन को जिंदा रखते हैं तो उससे जो है उम्मीद बनती है मुज़ाकरात की, अमन की, और ये पाकिस्तान कर रहा है। और इसीलिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो भी चाह रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाएं, लेकिन दूसरी बात यह है कि दोनों साइडों को कुछ ना कुछ विक्ट्री तो चाहिए, उनको फेस सेविंग भी चाहिए। और फेस सेविंग जब आप ऐसी जगह पे हो जहां मिलिटरीली स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट के ऊपर है तो नहीं हो सकता। देखिए एक तरफ अमेरिका ने कहा कि उन्होंने सीज फायर को एक्सटेंड किया, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी उनके ऊपर जंग नहीं की। देखिए चाहे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो कोई इस वक्त हमले तो नहीं कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर या किसी और जगह पे या अमेरिकन शिप्स के ऊपर। जो नजर आ रहा है वो टिट फॉर टैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में कुछ वो उनकी शिप्स पे जा रहे हैं, कुछ उस पे वो मतलब टफ की वॉरफेयर है, लेकिन वो ऐसा मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं है जिस लेवल की एंगेजमेंट से दोनों मुल्क गुजर के आ रहे हैं। तो हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो मुज़ाकरात हैं ये आगे चलेंगे, लेकिन मामला क्योंकि पिछले 45-47 सालों का है तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा इन दोनों को एक दूसरे पे थोड़ा सा इत्मीनान करते हुए। बिल्कुल ठीक। और इसमें ये भी मेरे ख्याल से सारी सूरत हाल में अभी अब्दुल्ला गुल साहब यही कह रहे थे कि अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए व्हाइट हाउस का तो शायद मुज़ाकरात बड़ी तेजी से कामयाब हो जाए। तो इसी पर मजीद भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। ब्रिगेडियर साहब, एक और जो सूरत हाल इस वक्त के कहां पर एक्चुअली डेडलॉक है, डेडलॉक की एक तो हम जानना चाहेंगे कि किस ऐसी स्टेज पर है कि जहां पर अगर हल्की सी भी चीज आगे पीछे होती है तो मामलात या बेहतरी की जानिब जा सकते हैं या खराबी की तरफ। देखिए दो इरिटेंट ज्यादा जो है नजर आते हैं। नंबर एक है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की, कि ईरान इज एडमेंट कि हम 460 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम जो है वो वी डोंट वांट टू सेंड इट टू अमेरिका, वी डोंट वांट टू गिव इट टू एनीवन, वी वांट टू कीप इट इन यहाँ पर ईरान के अंदर। हम इसको डाउनग्रेड करके इसको अपने ये एटॉमिक रिएक्टर में इस्तेमाल करेंगे फॉर पीसफुल पर्पस, चाहे वो मेडिकल है, एग्रीकल्चर है या एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकन दे डोंट ट्रस्ट, दे से कि नहीं ये इस पे एग्री नहीं होंगे। नंबर 2 ये है, और ईरान यहाँ तक कह सकता है कि हम इसको अंडरग्राउंड नहीं रखेंगे, हम इसको ऑन ग्राउंड बना के स्पेस करके वहां पर अंडर ये IAEA के अंडर इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन के अंडर रख देंगे। और दूसरा जो वो कहते हैं जीरो यूरेनियम, दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि अगर पूरी दुनिया को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अलाउ किया होगा कि 3.6
जो है पीसफुल पर्पस के लिए, मेडिकल के लिए, एनर्जी के लिए, एग्रीकल्चर के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अंडर IAEA के इंस्पेक्शन के अंदर वो जरूर अलाउ करना चाहिए साथ, ताकि उनके एटमी रिएक्टर्स हैं वो कैसे चलेंगे, दे जी। नीड यूरेनियम, बजाय कि किसी और मुल्क से खरीदें, तो व्हाई नॉट यूज देयर ओन। ये एक उनका नुक्ता नजर है। और सेकंड, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर मेरे ख्याल में अभी तक चल रहा है, जी। जो शायद हो जाए कि वो ईरान कहता है मुझे वॉर रेपरेशंस चाहिए, क्योंकि आपने अमेरिका ने, इजराइल ने बिला इश्तिहाल, विदाउट एनी अटैक आपने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो आप इस सारे नुकसान के जिम्मेदार हैं। आपने सिविलियन पॉपुलेशन का नुकसान किया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया, बच्चियों को स्कूल के बच्चों को स्कूल हॉस्पिटल को तबाह किया। ये सारा मुझे जो है मेरा नुकसान हुआ है। दो तरीके हैं, या तो अमेरिकन और इजराइल मिलकर दे दें, और एल्स ही मेरे ख्याल में जो उनका नुकसान ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे ठीक है जी, हमारा जितना नुकसान हुआ वो हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज से टोल टैक्स लगा के अपना वसूल कर लेते हैं, और जब यहाँ पर हमारा पूरा खर्च पूरा हो जाता है जो हम वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद इट कैन बी मॉनिटरिंग जो है वो कर ले, इंटरनेशनली अलाउड कर दे। इस तरह को शायद वर्ल्ड बारे में निकल है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन ईरान मिसाइल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बात ये है कि अगर मिसाइल पे कॉम्प्रोमाइज करता है तो फिर तो वो बिल्कुल सिटिंग डक है, फिर तो उसकी कैपेबिलिटी इज जीरो। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में सेकंड वो ड्रोन भी यही कहते हैं कि ज्यादा हाई रेंज के ना हो, एक्सप्लोसिव ना, ये तो आप किसी मुल्क को आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना। फिर अगर यही बात है फिर ईरान को भी कहें कि ईरान अपने न्यूक्लियर एसिड जो उनको खत्म करे, या जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो खत्म करे, जिसको हम हर वक्त भरते जा रहे हैं वेपन से। तो इट हैज टू रैशनल अप्रोच, ये करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, वैलिड पॉइंट, बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया हम तक। आखिर में अब्दुल्ला गुल साहब, मैं यही चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम को सम अप करने के लिए जो एक आम सा, जिसको आप खुद अक्सर और पेशतर लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि झटका सा सवाल, वो यही है कि जंग के क्या इम्कानात हैं? क्या बिल्कुल ही जंग के शोले बुझ चुके, अब सिर्फ अमन और शांति होगी, सिर्फ ये मुज़ाकरात जो हैं अब बेहतरी की जानिब जाएंगे, या फिर खुदा न खास्ता फिर जो हैं हालात अबतरी की जानिब जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जंग अभी तो रुक ही गई है। मैं इसको खैर मतलब हतमी तो नहीं कह सकता, लेकिन उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इसको मौखर कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी मामलात नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस रिलक्टेंट हैं ईरान के अंदर जाने के लिए। और अमेरिका को ये पता है कि मिसाइल से ये बात बनेगी नहीं। उन्होंने जितने भी मिसाइल मारने थे, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना था, लेकिन एयरफोर्स के ऊपर उनको बहुत नुकसान भी हुआ। उनकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज थे, वो गिरना शुरू हो गए, और कहीं उनको ये फ़ियर पैदा हो गया कि ईरान के पास वो कुछ टेक्नोलॉजी है, जो शायद उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो जाए, और वो हुआ भी। दूसरी जानिब जो है, वो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, जो अब मेरे ख़्याल में जिस पोज़ीशन में आ गए हैं, उन पे रहम करें। और मेरा ख़्याल है कि ये अब ईरान के तो चले छोड़ दें, लेकिन अपने इत्तेहादी जो आपके हैं, जिनसे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर कशीद कर लिए हैं, अब उनको आप बख्श दें और ये जंग अब बंद करें। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, वो है अना की। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए फैसला करना चाहिए है। विन-विन सिचुएशन उनको नहीं नसीब होगी। ये नहीं हो सकता कि आप ग्राउंड के ऊपर शिकस्त खाए बैठे हों और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो आप एक जो है वो इनाम दे दें, जो कि नोबेल इनाम का वो अपने आप को हकदार भी कहते हैं, ज़ाहिर है तो वो तो कह सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आई थिंक कि जो पाकिस्तान का किरदार है वो उस रेफरी का है, जो चाहे जो मर्जी टीम जीत जाए, वो रेफरी कभी हारा नहीं करता। टीम हार जाए तो भी, अगर जीत जाए तो भी रेफरी नहीं जीतता, और अगर टीम हार जाए तो भी रेफरी हारा हुआ नहीं कहलाता, बल्कि रेफरी का एक अपना मुकाम होता है। और मेरे ख्याल है इस सारे में पाकिस्तान को इज्जत अल्लाह ने मिली है, पाकिस्तान को बहुत अल्लाह ताला ने मुकाम अता किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का वफ़्द पाकिस्तान ज़रूर आएगा, और मुझे लग रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड एक अलामती रखा हुआ है, उसको वहाँ ख़त्म करना पड़ जाएगा। वरना ईरान दोबारा जंग शुरू करेगा। अगर उसकी आपने लाइफ़लाइन को रोकने की कोशिश की, वो जंग शुरू करेगा, और इस बार इतनी भयानक होगी जिसका तसव्वुर करना नामुमकिन होगा।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, हमारी हमेशा से कोशिश यही होती है एक बेहतरीन पैनल का इंतखाब करके जो एक्चुअल सिचुएशन हो है ऑन ग्राउंड वो आपके सामने लाई जाए। आज भी यही कोशिश हमने की। यकीनी तौर पर आपने फैसला करना है कि हम इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला से इस वक्त दुआ यही है कि ये जो जंग के शोले हैं ये दूर रहें, बुझे रहें, ये तमाम दुनिया इनसे महफूज रहे, क्योंकि इस जंग के ना होने से ही इन कौमों का, इस दुनिया का मुस्तकबिल वाबस्ता है। एक नई प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।